नमस्कार। आज हम सिर्फ एक चुनावी नतीजे को नहीं देख रहे, बल्कि हम सांगानेर के जनादेश को डीकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बेहतर शासन का एक रास्ता बनाया जा सके। आइए, सांगानेर की मिट्टी को, वहां की राजनीति को करीब से समझते हैं। इस सफर में हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या चुनौती पेश करते हैं। इसके बाद हम जनादेश के अंदर झांकेंगे, समझेंगे कि जुड़ाव के कौन से 4 मोर्चे हैं, और फिर कह सकते हैं एक जन केंद्रित ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। और आखिर में इस पूरी समझ को शासन में कैसे बदला जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सांगानेर की जमीनी हकीकत की। समझते हैं कि वहां की मिट्टी कैसी है, लोग कौन हैं और उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है। सांगानेर, आप देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है। ये जयपुर का एक ऐसा उपनगर है जो धड़कता है, जिसमें जान है, और इसकी पहचान, इसकी आत्मा पारंपरिक टेक्सटाइल प्रिंटिंग की कला में बसी हुई है। यही तो यहाँ की अर्थव्यवस्था और समुदाय की जान है। तो सांगानेर की अर्थव्यवस्था का दिल क्या है? वो है यहाँ का कपड़ा उद्योग, जो ज्यादातर असंगठित है, लेकिन यही दिल विकास से जुड़ी शिकायतों का केंद्र भी बन गया है। क्यों? क्योंकि इस उद्योग से जुड़े जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें हर रोज अनगिनत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चलिए, अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और नवंबर 2023 के चुनाव के जो ठोस आंकड़े हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। हमारा दूसरा खंड है आंकड़ों में छुपी हुई चुनौती। जरा इस नंबर को देखिए, 48,081। ये 2023 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। ये महज एक अंक नहीं है, ये चुनावी चुनौती के विशाल पैमाने को दिखाता है। और अब ये दूसरा आंकड़ा देखिए, 70.93%। ये था वोटर टर्नआउट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि सांगानेर के लोग चुप नहीं बैठते, वो काफी सक्रिय हैं, जागरूक हैं और अपनी आवाज उठाना जानते हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये 2023 के चुनावी मुकाबले की पूरी कहानी एक नजर में कह देता है। बीजेपी का वोट शेयर 58.44% और कांग्रेस का 39.08%। मतलब दोनों के बीच लगभग 19% की एक बड़ी खाई है, और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह खाई क्यों बनी। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। ये पिछले 3 दशकों की कहानी हमारे सामने रखती है। हाँ, 1998 से सांगानेर बीजेपी का गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2023 में कुछ बदला, हवा का रुख थोड़ा सा बदला। कांग्रेस के पक्ष में करीब 4.5% का एक वोट स्विंग हुआ। अब आप कहेंगे कि यह छोटा है, लेकिन राजनीति में यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संकेत होता है। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जनादेश का विश्लेषण। यहां हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छिपी व्यवस्थाओं को, लोगों की भावनाओं को समझेंगे। वो वजहें जिन्होंने 2023 के नतीजों को असल शक्ल दी। आइए इस चुनावी रणभूमि का एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे क्या थे। एक तरफ कांग्रेस की ताकत क्या थी? एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार और साथ ही 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना की संभावना। वहीं दूसरी तरफ कमजोरी भी साफ थी, 19% से ज्यादा की हार। ये बहुत बड़ा मार्जिन है, और बीजेपी के मजबूत कैडर के सामने कांग्रेस का जमीनी संगठन थोड़ा कमजोर दिखा। और जब हम लोगों से पूछते हैं तो ये वो मुद्दे हैं जो सांगानेर की जनता को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। सबसे ऊपर खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी सड़कें, जाम नाले, पानी की किल्लत। फिर आता है रोजगार की कमी और लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट ना मिलना। बढ़ती महंगाई, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया है। और बुनियादी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, उनमें भी काफी कमियां हैं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये विकास के उन वादों का आईना है जो पूरे नहीं हुए। और देखिए, जब हम इन सब परेशानियों की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी मूल्य याद आता है। राजनीति का मकसद क्या है? इसका मकसद मानवीय गरिमा को बनाए रखना है। जो पब्लिक स्पीच होती है, जो नेता बात करते हैं, वो जानकारी पर आधारित होनी चाहिए, जिम्मेदार होनी चाहिए, और उसका फोकस उन असल समस्याओं को हल करने पर होना चाहिए जिनका लोग हर रोज अपनी जिंदगी में सामना करते हैं। अब हम आते हैं अपने चौथे खंड पर, जुड़ाव के 4 मोर्चे। यहां हम इस पूरी चुनावी चुनौती को एक रणनीतिक ढांचे से समझेंगे, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये हमें लड़ाई को 4 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए मैदानों पर देखने में मदद करेगा। तो ये है वो 4 मोर्चे। पहला मोर्चा है चुनावी, जहां चुनौती को हम मध्यम कहेंगे। क्यों? क्योंकि वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा है, मतलब हर एक वोट को बूथ तक लाना ही असली खेल है। दूसरा मोर्चा है संगठन का। ये साफ तौर पर कमजोर है, विपक्ष के मुकाबले जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की जरूरत है। तीसरा मोर्चा है नैरेटिव का, यानी कहानी का। यहां सेवा से विश्वास वाली कहानी विकास के बड़े बड़े दावों को अच्छी टक्कर दे सकती है।
और चौथा और बहुत अहम वो है संसाधन का मोर्चा। ये भी अभी कमजोर है, इसलिए जो भी फंड्स और कार्यकर्ता हैं उनको बहुत सोच समझकर सही जगह इस्तेमाल करना होगा। तो अब तक हमने विश्लेषण किया, अब हम बात करेंगे एक ठोस एक्शन प्लान की। हमारा 5वां खंड, जन जनादेश का ब्लूप्रिंट। यहां हम एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जिसका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि शासन पर ध्यान केंद्रित करके लोगों का विश्वास वापस हासिल करना है। ये देखिए, ये है वापसी की 90 दिन की रणनीति। इसे हमने चरणों में बांटा है। चुनाव से 90 दिन पहले डेटा पर काम और नींव बनाना, वोटरों को समझना, वॉलंटियर्स को ट्रेन करना, मुद्दों पर वादे तैयार करना। फिर चुनाव से 60 दिन पहले जमीन पर दिखना और लोगों तक पहुंचना, घर घर जाकर अभियान चलाना, छोटी छोटी बैठकें करना। जब चुनाव में 15 दिन बचे, तब फोकस होगा गेट आउट द वोट पर। हर बूथ कमेटी को एक्टिवेट करना और घोषणा पत्र को अंतिम रूप देना। और आखिरी 7 दिनों में पूरी ताकत से अंतिम प्रहार, अर्जेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया पर जोर और चुनाव के दिन पूरी चौकसी। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। देखिए, ऑन ग्राउंड एक्शन की बात करें तो उम्मीदवार की मौजूदगी हर मोहल्ले में बढ़ानी होगी। कांग्रेस और बैप गठबंधन की ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा। और घोषणा पत्र, उसमें सिर्फ स्थानीय और ऐसे वादे हों जो पूरे किए जा सकें। अब आते हैं डिजिटल दुनिया पर। यहां हमें टारगेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने होंगे, सोशल मीडिया रील्स के जरिए स्थानीय मुद्दों और लोगों की उम्मीदों को आवाज देनी होगी, और किसी भी अफवाह या संकट से निपटने के लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार रखनी होगी। और हां, जब हम डिजिटल कैंपेन की बात करते हैं तो एक और बहुत जरूरी मूल्य सामने आता है। आज के डिजिटल युग में वोटर की निजता, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना सबसे जरूरी है। जो भी डेटा हम इकट्ठा करते हैं या जिस भी तरह से लोगों से संवाद करते हैं, वो पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए और भारत के डीपीडीपी जैसे सहमति आधारित कानून का सख्ती से पालन करना चाहिए। और इसी के साथ हम पहुंचते अपने अंतिम खंड पर, समझ से शासन तक। क्योंकि देखिए, चुनाव कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक जिम्मेदारी की शुरुआत है। तो अंत में सवाल यही उठता है, क्या जनादेश सिर्फ एक दिन में जीता जाता है या फिर उसे हर रोज लगातार सेवा और काम करके कमाया जाता है? क्योंकि राजनीति का असली मकसद कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,